तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस में बच्चे इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज में आज जो हम थ्योरीज करेंगे या जो सिद्धांत करेंगे वो मार्क्सवाद सिद्धांत है, मार्क्सवाद का सिद्धांत है बच्चे। ठीक है, वैसे तो मार्क्स ने कोई सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित नहीं दिया था। ये ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्स ने कोई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित सिद्धांत नहीं दिया है, या मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक प्रकार से विश्लेषण नहीं किया, मार्क्स ने नहीं किया बच्चे। लेकिन मार्क्सवादी जो सिद्धांत है उसके विकास में दो लोगों का नाम आता है बच्चे, एक तो लेनिन का नाम आता है और दूसरा स्टालिन का बच्चे। ठीक है, लेनिन पहला व्यक्ति था जिसने मार्क्स के सिद्धांतों को पूरी तरह से रसिया में क्या किया था, लागू किया था। यानी मार्क्स के सिद्धांतों के द्वारा उसने क्रांति लाई और उस क्रांति के द्वारा उसने रसिया में एक समाजवादी व्यवस्था की क्या की थी, स्थापना की थी। और फिर लेनिन के बाद से उस सिद्धांत को अगर आगे बढ़ाने में किसी का योगदान है बच्चे, तो वो योगदान हम देखते हैं स्टालिन का। तो मार्क्सवादी सिद्धांत का जो विकास है बच्चे, उस सिद्धांत के विकास में दो लोगों का तुम क्या कर सकते हो, योगदान देख सकते हो, दो लोगों का पार्टिसिपेशन देख सकते हो, एक तो लेनिन का, दूसरा स्टालिन का बच्चे। अब मार्क्सवादी सिद्धांत क्या बोलता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में? मार्क्सवादी सिद्धांत ये बोलता है बच्चे कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अगर हमें एनालाइज करना है, तो उसके लिए हमें आर्थिक कारकों का भी क्या करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। बिना आर्थिक कारकों के विश्लेषण के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण एक प्रकार से क्या माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। ये मार्क्सवादी सिद्धांत मानते हैं बच्चे, मार्क्सवादी सिद्धांतकार मानते हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण तभी पूरा माना जाएगा जब आप आर्थिक कारकों का भी क्या करें, अध्ययन करें, क्योंकि आर्थिक कारक भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक प्रकार से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं बच्चे। आई बात समझ में? दूसरा जो मार्क्सवादी सिद्धांत है बच्चे, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य को अध्ययन का केंद्र नहीं बनाएंगे। ये लोग किसको केंद्र बनाते हैं, वर्ग को। और वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग एक है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, बुजुर्गा वर्ग, और एक आपका सर्वहारा वर्ग है। तो ये लोग, इन्होंने बोला कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अध्ययन की इकाई होगी बच्चे, वो क्या होगी, वर्ग होगी। ठीक है, वर्ग को हम केंद्र में रखकर, इकाई मानकर क्या करेंगे, पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हमें समग्र विश्लेषण करना है बच्चे, तो आर्थिक कारकों का अध्ययन जो है वो आवश्यक होता है, ऐसा मार्क्सवादी सिद्धांत कारक बोलते हैं बच्चे। मार्क्सिस्ट जो स्कॉलर हैं वो ये बोलते हैं कि विदाउट इकोनॉमिकल फैक्टर हम इंटरनेशनल रिलेशंस को कंप्लीट एक स्टडी नहीं मानते हैं। तो एक इंटरनेशनल रिलेशन की कंप्लीट स्टडी तभी होगी जब आप आर्थिक कारकों को भी क्या करें, अध्ययन करें, क्योंकि आर्थिक कारक भी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक स्कॉलर हैं बच्चे मार्टिन बाइट, उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवाद का कोई सिद्धांत नहीं। ये लाइन तुमसे कभी भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवाद का कोई सिद्धांत नहीं है। ये स्टेटमेंट या ये वाक्य किसके द्वारा दिया गया है? तो बच्चे वहां पे मार्टिन बाइट का नाम क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज और भी ध्यान में रखना है बच्चे कि लेनिन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित कोई सिद्धांत का तो निर्माण नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लेनिन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या किया है, अध्ययन किया है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लेनिन ने जो अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया है वो किया है साम्राज्यवाद के सिद्धांत पर। लेनिन का साम्राज्यवाद का सिद्धांत है ना बच्चे, तो लेनिन का जो साम्राज्यवाद का सिद्धांत है बच्चे, उसी साम्राज्यवाद के सिद्धांत पर लेनिन ने एक तरह से किसका अध्ययन किया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई सिद्धांत नहीं दिया है। और साम्राज्यवाद का अध्ययन करते हुए बच्चे उसने बोला कि जो पूंजीवादी देश हैं वही बुजुर्गा वर्ग हैं, और जो एशियाई और अफ्रीकीय देश हैं उनको हम क्या मानेंगे, सर्वहारा सदस्य मानेंगे। वो सर्वहारा वर्ग के क्या हैं, सदस्य हैं बच्चे। तो ये ध्यान में रख, मैंने ये बोला बच्चे कि जो लेनिन है उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं दिया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण किया है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विश्लेषण जो लेनिन के द्वारा किया गया है बच्चे, उसी विश्लेषण जो किया गया है लेनिन के द्वारा, वो किया गया है साम्राज्यवाद का सिद्धांत पे।
ठीक है। और साम्राज्यवाद के सिद्धांत पर ही उसने बोला बच्चे कि जो पूंजीवादी देश हैं, यानी जो पूंजीवादी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, उनको एक प्रकार से हम बुजुर्गा वर्ग बोल सकते हैं, और एशियाई और अफ्रीकीय देश जो हैं वो एक प्रकार से क्या है, सर्वहारा वर्ग हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं लेनिन ने यह बताया था बच्चे कि जो साम्राज्यवादी नीति थी, पूंजीवादी देशों की जो साम्राज्यवादी नीति थी, उसने पूंजीवाद के विकास को बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्या करता है, योगदान देता है। साम्राज्यवाद के वजह से पूंजीवादी या यूरोपीय देश या उत्तरी गोलार्ध के देश क्या हुए, ज्यादा विकसित हुए थे बच्चे। उत्तरी गोलार्ध के देश अगर विकसित हुए थे तो कहीं ना कहीं वो अपने साम्राज्यवादी नीति के वजह से हुए थे। तो साम्राज्यवाद का लेनिन मानता है कि साम्राज्यवाद एक कारण था बच्चे, जो पूंजीवाद को क्या करता है, विकसित करता है। आई बात समझ में? अगले पेज पे आओगे बच्चे तो यहाँ पे समकालीन मार्क्सवादी सिद्धांत है बच्चे। समकालीन मार्क्सवादी सिद्धांत में हम लोग विल वारेन का कंसेप्ट देखेंगे। विल वारेन का संकल्पना देखा जाएगा। जो विल वारेन कंसेप्ट है बच्चे, वो क्या बोलता है, मार्क्स वो किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझाता है बच्चे। तो जो विल वारेन है बच्चे, उनकी एक बुक है इम्पेरिकलिज्म्स पायनियर ऑफ द कैपिटलिज्म्स। ये विल वारेन ने ये बुक लिखी थी, और इस बुक में उन्होंने बताया था बच्चे कि जो साम्राज्यवाद है वो एक सकारात्मक शक्ति है। किसके लिए? पूंजीवाद के लिए। क्योंकि पूंजीवाद जो देश है बच्चे, पूंजीवादी जो देशों का विकास हुआ वो कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी शक्तियों के वजह से हुआ। तो पूंजीवादी देशों के लिए साम्राज्यवादी जो शक्तियां थी बच्चे, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप में थी। अगर पूंजीवादी देश ने साम्राज्यवाद की नीति को नहीं अपनाया होता तो वो आज इतना विकास नहीं कर पाते जितना उन्होंने विकास किया। अगर उनका विकास कहीं हुआ है तो साम्राज्यवादी नीति के वजह से, क्योंकि उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति के आधार पे एशियाई देशों को अपने नियंत्रण में रखा, अफ्रीकीय देशों को नियंत्रण में रखा, और उनके संसाधनों का एक प्रकार से उन्होंने क्या किया था, शोषण किया था, संसाधनों का एक प्रकार से दोहन किया था बच्चे। इस वजह से जाकर क्या होता है, पूंजीवाद जो है वो अपने विकास पर पहुंच पाता है। आई बात समझ में बच्चे? आई इतना समझ में आया तुम लोगों को? जब आगे आओगे तो विल वारेन ने एक और चीज बोली थी बच्चे कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जिसको हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं बच्चे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी बच्चे, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, वहां पे उपनिवेशवाद ने कहीं ना कहीं पूंजीवाद के विकास में क्या करता है, एक सहायक भूमिका निभाता है। जो तीसरी दुनिया के देश थे, जैसे एशिया में भारत था, ठीक है, अफ्रीकीय देश थे, ठीक है, श्रीलंका था, बर्मा था, ठीक है, ये सारे जो देश जो थे बच्चे, वो कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद थे। और उपनिवेशवाद किसके थे? ताकतवर देशों के। और उन ताकतवर देशों ने अपने पूंजी के आधार पर इन देशों का एक प्रकार से दोहन भी किया और एक प्रकार से इनका शोषण भी किया। तो जो विल वारेन है वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो उपनिवेशवाद जो था बच्चे, वो पूंजीवाद के विकास में एक प्रकार से क्या करता है, सहायक भूमिका में आता है, सहायक भूमिका है बच्चे। दूसरी चीजें, जो उपनिवेशवादी व्यवस्था जो थी बच्चे, वो किस प्रकार से अपना विकास कर पाते हैं। तो जो उपनिवेशवादी देश जो थे बच्चे, जो उपनिवेशवादी देश थे बच्चे, वहां पर क्या हुआ कि जो पूंजीवादी देश थे बच्चे, उन्होंने क्या कर दिया, उत्पादन और उपभोग वस्तु की क्षमताओं को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जो विकास हुआ था बच्चे, भारत जब ब्रिटेन का उपनिवेशवाद हुआ तब जाकर भारत में एक प्रकार से आधुनिक शिक्षा का विकास होता है। आधुनिक तकनीकी जो थोड़ा मोड़ा आई थी बच्चे, वो उपनिवेशवाद होने के बाद, तो उन्होंने क्या किया, एक तरह से भारत के लोगों में क्या कर दिया, उपभोग की क्षमता को क्या किया, वृद्धि किया। और इस उपभोग की क्षमता की वृद्धि के आधार पे पूंजीवादी देशों ने अपना ज्यादा विकास किया। थोड़ी सी चीजें हमें दी, जैसे हमारे यहाँ क्या कर दिया, रेलवे लाइनों का विकास कर दिया, कुछ कॉलेजेस बना दिए, कुछ मेडिकल कॉलेजेस बना दिए, ठीक है, कुछ छोटी मोटी फैक्ट्रियां बना दी। और इसके आधार पे वो बड़े लेवल पे भारत से क्या करते थे, ब्याज लेते थे, इंटरेस्ट लेते थे, जिसके वजह से उनका ज्यादा एक प्रकार से क्या हुआ, विकास हुआ बच्चे। आई बात समझ? ये विल वारेन ने समझाया था। और जो विल वारेन है बच्चे, ये 9 मार्क्सवादी विचारक हैं। आई बात समझ में? जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूंजीवादी देशों का विकास हुआ है, ठीक है। और पूंजीवादी देशों के विकास में एक तो उनमें प्रतिभा थी, जो पूंजीवादी देश हैं बच्चे, उसमें प्रतिभा थी,
और वो अपने प्रतिभा का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जो विकासशील देश थे और जो अल्प विकसित देश थे उनका शोषण किया था, क्योंकि अपनी नीतियों के द्वारा वो क्या कर देते थे, आपकी जो सोचने की क्षमता होती थी उसको क्या कर देते थे, रोक देते थे, और अपनी नीतियों को लागू करके अपने हित से रिलेटेड नीतियां बनाते भी थे और उसके आधार पर एक प्रकार से क्या करते थे, दोहन करते थे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में भारत जब ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था बच्चे, तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो उच्च पद थे, हाई पोस्ट जो थी, उस पे इंडियंस को अपॉइंट किया ही नहीं जाता था। उस पे सारे के सारे ब्रिटेन से लोग आते थे और ब्रिटेन से आते थे और उन्हें अच्छी खासी सैलरी दी जाती थी, और वो अच्छी खासी सैलरी उनको कहां से दी जाती थी, भारत के राजस्व से, इंडिया से दी। अब उस राजस्व से क्या करता था, थोड़ा सा वो लोग इंडिया में खर्च करते थे, बाकी का पैसा वो क्या करते थे, ब्रिटेन भेजते थे बच्चे, जिसकी वजह से पूंजी क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। जब रेलवे लाइन का विकास उन्होंने किया तो वो कहा कि हम रेलवे लाइन का विकास कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, आपके देश में पूंजी का निवेश करना चाहते हैं, और उस निवेश पर मैं क्या करूंगा, आपसे ब्याज लूंगा। उस तरह से बहुत सारा पैसा क्या हुआ, ब्रिटेन में गया बच्चे। टेलीग्राफ सिस्टम का जो डेवलपमेंट हुआ था बच्चे, वो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर एक तरह से क्या करता है, भारत से पूंजी जो है वो स्थानांतरित किधर कर देता है, ब्रिटेन की तरफ कर देता है बच्चे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार के लिए जो काम करने वाले अधिकारी भारत में थे बच्चे, जब रिटायर्ड हो जाते थे, उन्हें पेंशन जो दी जाती थी वो भारत से ही लगान वसूला जाता था और उसमें से पैसा निकाल कर क्या किया जाता था, उनको पेंशन दिया जाता। तो इस तरह की नीतियां बनाकर वो क्या कर रहे थे, एक प्रकार से पूंजीवादी देश जो थे वो अफ्रीकीय देशों को भी शोषण, उनका संसाधनों का दोहन किया, आर्थिक संसाधनों का भी दोहन किया, मानवीय संसाधनों का भी उन्होंने दोहन किया था बच्चे, अफ्रीका और एशिया दोनों। तो यही चीजें विल बायरन ने समझाया था अपने कंसेप्ट के अंदर कि उपनिवेशवाद और कहीं न कहीं साम्राज्यवाद जो है वो पूंजीवाद के लिए एक सकारात्मक रूप में था बच्चे, क्योंकि अगर वो साम्राज्यवाद की नीति नहीं अपनाते, उपनिवेशवाद की नीति नहीं अपनाते, तो आज वो पूंजीवादी देश नहीं होते, एक विकसित देश नहीं होते। अगर वो विकसित देश हैं तो इसलिए वो विकसित देश हैं क्योंकि उन्होंने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की नीति को अपनाया। और जो इतना बड़ा गैप बना बच्चे पूंजीवाद, विकसित और विकासशील देशों के बीच में, वो कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद भी नीतियां उसके लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं बच्चे, और उपनिवेशवाद की नीतियां भी एक प्रकार से क्या मानी जाती हैं, जिम्मेदार मानी जाती हैं। जब नीचे आओगे बच्चे तो वहां पे थर्ड वर्ल्ड जो वर्ड है ना, जो थर्ड वर्ल्ड जो वर्ड है या थर्ड वर्ल्ड जो शब्द है बच्चे, ये फ्रांस के अल्फ्रेड सोवी ने दिया था, ये ध्यान में रखना। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो पहले एशिया में भारत को भी रखा जाता, अब धीरे धीरे लोग भारत को क्या कर रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बाहर कर रहे हैं। तो जो थर्ड वर्ल्ड शब्द है बच्चे, जो थर्ड वर्ल्ड वर्ड है, उसको अल्फ्रेड सोवी ने दिया था बच्चे, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को पेपर के लिए। और विल वारेन कंसेप्ट क्या, ये बता सकते हो, तो यही बस बताना है विल वारेन कंसेप्ट में कि जो पूंजीवादी देश हैं बच्चे, या पूंजीवादी देशों का जो विकास हुआ है, उस विकास के पीछे का जो कारण है वो एक तो साम्राज्यवाद है और दूसरा क्या है, उपनिवेशवाद है। आई बात समझ में। और विल वारेन में बच्चे बुक उनकी ध्यान में रखना है, इंपेरिकलिज्म पायनियर ऑफ द कैपिटलिज्म। ये नियो मार्क्सिस्ट हैं बच्चे, ये ध्यान से सुनो, ये नियो मार्क्सिस्ट हैं। आई बात समझ में, ये जो है वो नियो मार्क्सिस्ट हैं। ठीक है, कॉल किसकी कट गई है, एक मिनट। तो विल वारेन कंसेप्ट समझ में आया ना तुम लोग को? हेलो, ठीक है, तो विल वारेन कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, एक और कंसेप्ट है बच्चे, हेलो आवाज आ रही है? ठीक है बच्चे, तो अगला एक कंसेप्ट है बच्चे, जिन्होंने वो भी एक मार्क्सवादी विचारक हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक तरह से उन्होंने विश्लेषण किया है बच्चे। उनका नाम है जस्टिन रोजेनबर्ग, ठीक है ना, जिन्होंने, ये भी नौ मार्क्सवादी हैं सारे, मतलब 1780s के पीरियड में आ रहे हैं बच्चे, तो ये नौ मार्क्सवादी विचारक हैं। ठीक है, ये नौ मार्क्सवादी विचारक हैं, और उसमें जस्टिन रोजेनबर्ग हैं जिन्होंने पूंजीवाद
वह वैश्विक सामाजिक संबंधों का विश्लेषण किया बच्चे। उन्होंने कैपिटलिज्म को एक तरह से एनालाइज किया है इंटरनेशनल रिलेशन में, और वर्ल्ड सोशल रिलेशंस को भी उन्होंने क्या किया है, एनालाइज किया। तो जस्टिन रोजनबर्ग ने कैपिटलिज्म एंड वर्ल्ड सोशल रिलेशंस को भी उन्होंने क्या किया, एनालाइज किया है। और जो जस्टिन रोजनबर्ग हैं बच्चे, वो यथार्थवाद को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, यथार्थवाद की आलोचना करते हैं, और यथार्थवाद की आलोचना करते हुए बोलते हैं कि जो यथार्थवादी सिद्धांत है वो अनऐतिहासिक है। अनऐतिहासिक कहने का मतलब यह है कि यथार्थवादी सिद्धांत में हम राज्य, सुरक्षा, राष्ट्र हित, इन सारी चीजों को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके पूरे इतिहास को अध्ययन नहीं किया जाता है कि राज्य या राष्ट्रीय हित जैसी चीजें जो आज बातचीत की जा रही है वो किस तरह से विकसित हुई हैं बच्चे। जस्टिन रोजनबर्ग ने बोला कि अगर हमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर अंडरस्टैंड करना है, तो हमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में बच्चे ब्रेटन वुड्स, जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम थे बच्चे, वो किसके फेवर में ज्यादा काम कर रहे थे, खासतौर से डेवलप्ड कंट्रियों के फेवर में ज्यादा काम कर रहे थे या डेवलपिंग कंट्रियों के फेवर में काम कर रहे थे। ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो था बच्चे, वो डेवलप्ड कंट्रियों के फेवर में काम कर रहा था, या फिर ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो था वो डेवलपिंग कंट्रियों के फेवर में काम कर रहा था, यानी विकसित देशों के फेवर में काम कर रहा था या विकासशील देशों के फेवर, विकसित देशों के फेवर में काम कर रहा था। तो कहने का मतलब इनका यही था, जब तक आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी नहीं करेंगे बच्चे, जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है। अगर भारत और चीन के बीच में प्रॉब्लम, सीमा विवाद जो है, उसके पीछे कहीं ना कहीं फैक्टर हो सकता है इकोनॉमिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल फैक्टर। आई बात समझ में? जैसे आज दोनों कंट्रियों के डेलीगेट्स को बुलाया गया है लद्दाख में बच्चे बातचीत करने के लिए, सीमा डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, और फाइनली कल परसों आगे नेक्स्ट डे में तुम्हें एडिटोरियल पढ़ना उठाकर, तुम्हें पता चलेगा कि वहां तुम्हें समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिकल फैक्टर भी है, जो चाइना एक इकोनॉमिकल फैक्टर अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के लिए कहीं इस तरह की चीजों को क्या कर रहा है, ठीक है, प्रमोट कर रहा है, सपोर्ट प्रमोट कर रहा है, एक तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। तो ये चीजें तुम्हें समझ में आए। और इकोनॉमिकल सिस्टम के बेसिस पर तुम्हें सोशल रिलेशंस भी समझना होता है बच्चे। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, जब तक तुम्हारे पास पूंजी है, लोग तुम्हें पूछेंगे। जिस दिन तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, जिस दिन तुम्हारे पास पूंजी नहीं होगा, उस दिन तुम्हें कोई नहीं पूछेगा इस दुनिया में। तो जो सोशल रिलेशंस बनते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसके बेसिस पर बनते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर में। परिवार में उस बच्चे को ज्यादा पूछा जाएगा जो घर में कमा कर दे रहा है, और जो घर में बैठे हुए खा रहा है उसे नहीं पूछा जाता है। तो सीधा समझो, इकोनॉमिकल एक फैक्टर होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना है बच्चे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिकल सिस्टम को समझना पड़ेगा। विदाउट इकोनॉमिकल सिस्टम अंडरस्टैंड किए हुए तुम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो बच्चे। भारत को आज इतना अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहा है, जापान सपोर्ट कर रहा है, वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे कि कहीं ना कहीं उनका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भारत में निकल सकता है। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन में जो हम संबंधों को देखते हैं बच्चे, हमें इकोनॉमिक सिस्टम को क्या करना होता है, समझना पड़ता है। जस्टिन रोजनबर्ग ने ही बताया। एक तो आपको इकोनॉमिकल सिस्टम से कैपिटलिज्म समझ में आ जाएगा, और उस कैपिटलिस्ट सिस्टम में सोशल रिलेशन कैसा होता है बच्चे, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम जितनी तुम्हारी इनकम है उसके आसपास के लोग ही तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हारे सर्किल में होंगे। जिस दिन तुम्हारा पूंजी बढ़ेगा ना, जिस दिन तुम्हारा इकोनॉमिकल स्टेटस राइज करेगा, उस दिन क्या होगा, तुम कह रहे चलो हटो, तुम लोगों से तो बात करना भी बेकार है, मैं इन तरह के लोगों के साथ मेरा क्या होगा, उठना बैठना होगा। ये सेम नेचर तुम्हें कहाँ दिखेगा, इंटरनेशनल रिलेशन में दिखे। अमेरिका अगर भारत को इतना सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना में वो चीजें अब शुरू नहीं कर सकता है, लेकिन उसने जो तकनीकी बना रखी है, उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर करके जो पेटेंट करा रखा है, ट्रेडमार्क ले रखा है, उसका इस्तेमाल तो उसे करना ही करना है। तो उसे सबसे बड़ा मार्केट कौन सा मिल सकता है,
भारत मिल सकता है, जो चाइना का एक क्या है विकल्प है बच्चे। ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा मार्केट मिल सकता है, जापान को एक बड़ा मार्केट मिल सकता है। जापान ने तो बहुत समय तक काम किया था, सोनी के जितने भी प्रोडक्ट थे वो जापानीज प्रोडक्ट थे। बाद में तुम दूसरे प्रोडक्ट देखोगे, वरना पहले तो लोग सोनी के ही प्रोडक्ट क्या करते थे, प्रोडक्ट जो थे वो ज्यादा से ज्यादा यूज करते थे। तो कहने का मतलब समझ में, यानी इकोनॉमिकल जो फैक्टर होता है बच्चे, वो सोशल रिलेशंस को भी क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ऐसा जस्टिन रोजरबर्ग ने बोला था अपने कैपिटलिज्म एंड वर्ल्ड सोशल रिलेशंस के एनालिटिकल में। आई बात समझ में? तो ये चीजें यहां तक तुम्हें क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। अब जो सबसे एक हमारा जो, ठीक है, तो यहां तक हम इन चीजों को हमने समझा, ठीक है।